हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादून। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, सो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, वैसे इसका अपोजिट रहता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो आज हम इसको कवर करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे सीबीएसई के अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की भी क्लासेस देखने को मिल जाती है। सीबीएसई के अगर आप स्टूडेंट है तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको दूसरे चैनल पर मिलेगी, दैट इज अ हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। साथ ही में वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। एंड अच्छे से नोट्स को पढ़िए, अच्छे से आप अच्छा रिवीजन करिए ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, अच्छे से लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट करना है, और अपने फीडबैक्स ही मुझे रेगुलर बेसिस पे आपको डेफिनेटली देने हैं। तो आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट में पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। राइट, सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं लॉ का मतलब क्या होता है, एक फंडामेंटल ट्रुथ जो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा है। हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स में हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें भर भर के अजम्पशंस हम पढ़ रहे हैं कि आपको अज्यूम करना है कि ये भी हो सकता है, अज्यूम करना है कि वो भी हो सकता है। सो वी आर बेसिकली टेकिंग सो मेनी assumptions into consideration, right? So economists have studied the behavior of both buyers and sellers, है ना, क्योंकि दोनों जो हमारे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, बायर और सेलर, वैसे मार्केट में बायर होता है, एक सेलर होता है, तो दोनों को हमें पढ़ना है। तो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ रहे हैं, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी हम पूरी चीज़ें पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग डिमांड एंड एवरीथिंग। राइट, सो दैट इज वाई जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिस्ट की, तो उन्हें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी स्टडी को किया है। नाउ दे हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फाइंडिंग्स। द लॉ ऑफ सप्लाई The law of supply describes the relationship between price and the supplied quantity when all other variables remain constant. आपको ध्यान रखना है, जैसे कि डिमांड में हम क्या बोलते थे कि सारे चीज़ों को कांस्टेंट रखा। हमारे पास कितने सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, पहले मुझे बता दो। एक हमारे पास होता है प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, ठीक है, टैक्सेशन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इतने सारे मेरे पास फैक्टर्स हैं, है ना, कितने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे मेरे पास फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। लेकिन हमने क्या बोला, हम सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बाकी सबको अभी नहीं पढ़ रहे, डिफिकल्ट हो जाना है। सो दैट इज वाई हम ये सारे फैक्टर्स को बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो दैट इज वाई लॉ ऑफ सप्लाई में बेसिकली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसका रिलेशनशिप, प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में, कि कितने प्राइस पे कितना सप्लाई हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, कंसीडर नहीं करते कि इनमें कोई भी चेंजेस हो रहे होंगे। क्लियर, इतनी बात समझिए। अगर हमने डिमांड चैप्टर पढ़ लिया तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल इसका अपोजिट है, तो बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा। राइट, सो एवरीवन फर्स्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सिंबल्स बनाए, इसका मतलब आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वाला पोर्शन नहीं देखा है, तो आपको जाके देखना है। चलें आगे, चलो। So price is a dominant factor in the determination of the supply of a commodity, because हमने क्या देखा था कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, किसके लिए, फॉर सेलर्स। तो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं कि अगर ज़्यादा महंगी चीज़ बिकेगी तो उनको प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा ना, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन उनके पास ज़्यादा आ जाएगा। सो प्राइस एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट या ना इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फैक्टर है अगर हम लोग सप्लाई को पता लगाना चाह रहे हैं। सो एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी इन द मार्केट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। दिस बिहेवियर ऑफ दिस प्रोड्यूसर इज स्टडीड थ्रू लॉ ऑफ सप्लाई। हमने पहले ही पढ़ा है, जब मैं आपको बेसिकली सप्लाई और स्केड्यूल के बारे में पढ़ा दी, तभी मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई का थोड़ा बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा ही दिया था, है ना। ना अब हमारे पास बात आती है अजम्पशंस रिगार्डिंग लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी था, तो ये भी हमारे लिए ईजी है, लेकिन अजम्पशंस हमें याद रखना जरूरी है। सो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस के अलावा
प्राइस ऑफ ओन गुड्स बेसिकली, है ना, प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ें जितनी भी अफेक्ट करती है ना सप्लाई को, सबको मैंने कांस्टेंट माना है। मतलब इसमें अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो रहे हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना मान के चल रही हूँ कि दो ही चीज़ें हैं, एक है प्राइस और एक है मेरे पास सप्लाई। यही दो चीज़ों को बस मैं कंसीडर करती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैंने कांस्टेंट माना है कि कुछ भी होता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट इज़ वाई आपको समझना है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट इज़ यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। दिस एक्सप्रेशन रिफर्स टू द फॉलोइंग प्रिजम्पशंस। हम क्या बोल के चल रहे हैं, कौन से फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी कॉन्स्टेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहे, जितने ही फैक्टर्स हैं, टैक्सेशन मेरा सेम है, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्या मान के चला है स्टूडेंट्स कि ये मेरे बेसिक अजम्पशंस हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं सब कांस्टेंट है, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज़ से फर्क पड़ता है, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सो द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम कर्व की बात कर रहे हैं, कर्व किससे बनता है, स्केड्यूल से बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास सप्लाई स्केड्यूल गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइसेस मेरे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो मेरा प्राइस बढ़ रहा है, तो सप्लाई क्या हो रहा है 0 5 10 15 एंड 20, मतलब सप्लाई मेरा बढ़ रहा है। डिमांड में क्या होता था, डिमांड में उल्टा होता था, अगर प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम हो जाती थी, लेकिन सप्लाई में अलग चीज़ हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था जब मैं आपको डिटर्मिनेंसी पढ़ा रही थी कि इसके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों, जब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है ना, प्राइस क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज शॉर्टेज हो रही चीज़ों की, तभी तो प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं जैसे ही सप्लाई बढ़ाऊंगा उस प्राइस पे बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसका सिंपल आंसर है हमारे पास सैनिटाइजर्स, कोविड-19 में आपने देखा था कि भाई 30 रुपए का सैनिटाइजर 240 250 में क्यों बिक रहा था, क्योंकि अचानक से मार्केट में उसकी इतनी शॉर्टेज आ गई थी, सबने क्या छोड़ा, सबने अपना पूरा बिजनेस छोड़ के सब सैनिटाइजर्स बनाने में लग गए थे, बिकॉज वो इतना ज़्यादा बिक रहा था उस टाइम पे। तो जिस प्राइस पे बिक रहा था 250 260 सब उसमें खरीद भी रहे थे, तो उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था। भाई सीधे आप देखो 6 टाइम 5 टाइम्स प्रॉफिट है यहाँ पे, राइट। सो दैट इज वाई आपको ये समझना होगा कि जब भी प्राइस बढ़ेगा वो हमेशा सेलर के लिए अच्छा है, बिकॉज वो जब महंगी भी कोई चीज़ बिकेगी तो उसके लिए प्रॉफिट जनरेट होगा। बिकॉज अगर उसके पास शॉर्टेज है 100 रुपये का ही 100 अगर उसने यूनिट्स बनाए हैं, डिमांड हो रही है 500 यूनिट की, पर उसको क्या लेना देना, उसने तो 100 रुपए के हिसाब से ही खर्चा किया था ना, तो उसने 100 यूनिट्स बनाए। अब जो इसका 10 रुपए का प्राइस है वो सडनली 50 रुपए में बिकने लगे, तो आप ये सोचो कहाँ इसके सिर्फ 1000 रुपए मिलने थे, अब इसके कितने मिलेंगे, 5000 रुपए मिलेंगे, 4000 का एक्स्ट्रा आपने अर्न कर लिया। क्यों, बिकॉज प्राइस बढ़ गया था। शेयर मार्केट में नहीं होता, शेयर मार्केट भी तो यही है, जितना ज़्यादा शेयर का प्राइस बढ़ता है उतना आपके लिए अच्छा होता है, बिकॉज आपका एक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, तो हमें ये समझना है कि लॉ ऑफ सप्लाई अगर हम समझे, प्राइस मेरा अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है, तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। दैट इज वाई क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि डिमांड का कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई का कर्व हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी मेरा बढ़ता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए आपको सप्लाई का जो कर्व है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर। अब ध्यान रखना इसका कर्व कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे बनाएंगे हम लोग, सप्लाई लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हो हमेशा प्राइस, ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है, और ये आपका हो गया एस, ठीक है, सप्लाई का कर्व। क्लियर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दो 0। क्लियर। एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इन सारी चीज़ों में, जितने अच्छे से ग्राफ्स वगैरह बनाओगे उतना अच्छा इकोनॉमिक्स का पेपर आपका जाएगा ना। अभी हमने टेबल देखा कि प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सप्लाई मेरा बढ़ रहा था। अब ये पूरा हमारे पास शेड्यूल है इसका। What are the important points regarding law of supply? तो हमने समझ लिया कि लॉ ऑफ सप्लाई बेसिक सा फंडा है कि प्राइस बढ़ता है तो हमारा सप्लाई बढ़ता है, बिकॉज इससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो ये सेलर के लिए अच्छी बात है।
ठीक है. So that is why the law of supply states that the positive relationship between price and the quantity supplied of a commodity after assuming that other factors remain constant. तो ये हमारा एक बेसिक सा फंडा हो गया जिसको सबको याद रखना है और कॉपी में नोट भी लिखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है, स्टेट करता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, वहीं पर अगर प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. Right? So as the law of supply indicates the direction of the changes in quantity supplied of a commodity and not the magnitude of the change. जैसे कि डिमांड में भी हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चलता था कि पॉजिटिव है, लेकिन कितना है ये हमें पता नहीं चलता. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में चीजें हो रही हैं. तो जो डायरेक्शन है वो मुझे पता चलता है, लेकिन किस मैग्नीट्यूड से, किस रेंज से हो रहा है वो मुझे नहीं पता चलता. ठीक है, वो मुझे नहीं पता चलता. सो आई गेट द डायरेक्शन कि हाँ ठीक है प्राइस बढ़ रहा है इसलिए सप्लाई भी बढ़ रहा है ना, सप्लाई कम हो रहा है ना, प्राइस कम हो गया है, तो मुझे डायरेक्शन पता है, लेकिन कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है ये मुझे नहीं पता है. Now, the law of supply does not establish any proportional relationship between the change in price and the respective change in quantity supplied of a commodity. तो हम ये बोल रहे हैं कि और जितने भी फैक्टर्स है उसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं होगी. राइट, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करें, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की बात नहीं बात करें कि कितने प्रपोर्शन से कितना चेंज हुआ है. सो चेंज की बात नहीं हो रही, हमसे बात करें डायरेक्शन की. क्लियर? एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन स्टूडेंट्स, पक्का? चलो. The law of supply is one-sided. It is because the law explains only the effect of change in price on the supply of a commodity and not the effect of change in supply on the price of a commodity. तो ये बहुत ही वन वे है क्योंकि हम बस इतना देख रहे हैं कि कैसे चेंज इन प्राइस की वजह से कमोडिटी में इफेक्ट आता है सप्लाई की, और ज़्यादा हम कहीं से घुमा फिरा के कुछ नहीं कर रहे, बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. राइट? Now, what are the reasons for law of supply? तो law of supply समझ गए सभी? That law of supply states that as the price increases, the supply will also increase in the same direction. So there is a direct relationship between the two of them, keeping all other factors constant. This is what law of supply. ठीक है. Now the main reasons of law of supply क्यों है? मतलब हम क्यों बोल रहे हैं कि प्राइस और जो सप्लाई दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, ऐसा क्यों है? सबसे पहला रीजन उसका क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज प्रॉफिट मोटिव. सिंपल सी बात है, कोई अपना बिजनेस खोल रहा है तो भाई वो प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं, कोई फालतू में तो बिजनेस टाइम पास करे तो कोई नहीं खोलता, बिकॉज बिजनेस करना इतना आसान नहीं है. डूइंग द जॉब इट मच इजियर, इट इज मच इजियर देन कंपेयर टू हैविंग अ ओन बिजनेस. बिजनेस हैंडल करना आसान नहीं होता. बिजनेस इज अ 24/7 जॉब, याद रखना. राइट, बिजनेस इज अ 24/7 जॉब. तो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो पहला मोटिव क्या रहता है उसका कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तभी तो हम मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे. तो प्रॉफिट कैसे होता है मैक्सिमाइज? जब हम कोशिश करते हैं कि अगर मेरा प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिट है. सो दैट इज वाई maximizing profit is the primary goal of any producer when they supply a good or a service. Their profit grows when the price of a commodity rises without any change in cost. याद रखना, change in cost. ऐसा नहीं कि आप पहले हम 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बना रहे थे, अब क्योंकि आपका खर्चा ज़्यादा होने लग गया तो सेम चीज़ आप 50 रुपये बना रहे हो, तो आपने 50 रुपये बढ़ा के कुछ अच्छा नहीं किया है ना. कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला, कोई और फैक्टर इफेक्ट करना ही नहीं चाहिए, है ना. अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, सिंपल से प्राइस बढ़ रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी और फैक्टर किसी और कॉस्ट की मैं बात कर ही नहीं रही हूँ. Therefore, by increasing production, manufacturers increase the commodity supply. On the other hand, as the price falls, supply also declines since low price result in lower profit. तो अगर हम कम दाम पे बेचेंगे तो हमारे लिए तो नुकसान है ना, तो वो तो कोई नहीं चाहेगा. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचें ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मेरे पास आए. क्लियर? एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इसको मैं हटा दे रही हूँ. हाँ, अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ के चलना है. सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट मोटिव हमारा क्या होता है. डन? पक्का? आगे बढ़े. चलो. चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स. तो पहला क्या हो गया मेरे पास? फर्स्ट क्या था मेरे पास? प्रॉफिट.
When the price of a specific commodity increases, potential producers are encouraged to enter the market and produce the good to make money. Perfect example अभी मैंने आपको कोविड-19 वाला दिया है ना, जब उन्हें पता था कि यार सैनिटाइजर्स बहुत बिक रहे हैं, मास्क बहुत बिक रहे हैं, हैंड वॉश बड़े बिक रहे हैं, इसी में प्रॉफिट जनरेशन हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे काम धंधे तो कुछ चल ही नहीं रहा था, सब पे बिल्कुल ताले लग गए थे, रिसेशन सा पीरियड हो गया था, बिकॉज लोगों के पास पैसे नहीं थे, जॉब्स जा रही थी, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था ना उसी को लोग करते थे, बाय करते थे। उस टाइम पे सबने क्या बोला, हाथ धोना बड़े ज़रूरी है, सैनिटाइजर को अगर बाहर जा रहे हो तो कितने सैनिटाइजर्स, हर जगह सैनिटाइजर्स रखे रहते थे, वो जोन ही चला गया अब, है ना। कभी हम सोचते कि यार हमने वो वाली चीज़ को भी एक तरीके से गो थ्रू कर लिया। ऑफकोर्स जिन फैमिली ने अपने नियर वंस और डियर वंस को लूज़ किया उनके लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग है, लेकिन वी आर रियली लकी कि हमने वो वाले फेस को निकाल लिया, हम बच गए, राइट। सो दैट इज़ वाई वी शुड बी वेरी हेल्पफुल एंड ग्रेटफुल टू अदर्स। तो जब मैं बात करूँ यहाँ पे कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो गई थी स्टूडेंट्स, कि उन्हें पता है कि भाई दूसरी चीज़ें तो चल नहीं रही, या तो राशन की दिक्कतें चल रही थी, राशन की शॉप चल रही थी, वो चल रहा था, है ना, क्योंकि आपका बेसिकली जो राशन तो सबको चाहिए, या तो चल रही थी मेडिसिन्स, या तो चल रहा था हमारा बेसिकली ये हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, ये वाला, बिकॉज ये सारी चीज़ें हाइजीन से जुड़ी थी। और कोरोना में सबको यही बोला गया था कि अच्छे से अपने हाइजीन का आप लोग ध्यान रखो, है ना, कोशिश करो कि बिल्कुल जब भी बाहर से आ रहे हो हैंड वॉश करो, है ना, अच्छे से मुंह धो, कुल्ला करो, ये सब हम लोग बहुत बोलते थे। सो दैट इज़ वाई हमने क्या किया था, जितनी भी कंपनीज थी उनको क्या लगा कि भाई इसी में पैसा है, बाकी सारी चीज़ों में कोई पैसा नहीं, तो सबने देखा भाई चाहे वो पेंटर्स हो या कुछ हो, सबने अपना सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, सबने अपना हैंड वॉशेस निकालने शुरू कर दिए। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे इस चीज़ की इतनी डिमांड थी कि लोग पैसे ज़्यादा देने को रेडी हो रहे थे, है ना। तभी तो भाई 30 रुपये वाला सैनिटाइजर अगर वो 200 के ऊपर का बिक रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, राइट। तो उस टाइम पे तो जितने ही मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में थे, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में थे, उनको काफ़ी एक तरीके से बूस्ट मिल गया। तब समझ में आ गया कि भाई फार्मेसी में बहुत स्कोप है, क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है, क्योंकि बीमारियां तो कहीं नहीं जा रही, वो तो बढ़ने ही वाली हैं, तो मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जो ग्रो ही करने वाली है, राइट। सो दैट इज़ वाई क्या हो गया था, आपने देखा होगा, बिकॉज शिफ्ट होने लग गया था कि यार इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉफिट है, तो सब धीरे धीरे उस इंडस्ट्री में जाने लग गए। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म्स मेरे बढ़ जाते हैं, द मार्केट सप्लाई राइजेस एज द नंबर ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस। फिर क्या हुआ, इवेंचुअली आपका सप्लाई बढ़ने लग गया, क्योंकि हर कंपनी हैंड सैनिटाइजर बनने लगी, तो धीरे धीरे प्राइस कम होने लग गया, ठीक है। However, once the price begins to decline, some businesses that do not anticipate making any money at a low price may stop production or cut it back। लेकिन जैसे से अब क्या हो गया, अब तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई, अब डेली लाइफ में कोई इतना सैनिटाइजर यूज़ फिर से कर नहीं रहा है, तो क्या हुआ, सब अपने वापस किसी और चीज़ में चले गए जहाँ पे जो चीज़ अभी चल रही है ना। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उसी के हिसाब से सप्लाई वर्क करता है, बिकॉज हम मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, रिलेटेड हैं, है ना। क्योंकि सडनली आपकी सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी तो उन्हें लगा कि नहीं यार इस पर्टिकुलर चीज़ में बिजनेस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा प्राइस देने को रेडी हैं, तो मैं इस चीज़ में जाऊंगी। सिमिलरली अगर मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसमें फ़ायदा नहीं मिलना, तो हम लोग अगर मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है तो हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, ठीक है। सो एज अ नंबर ऑफ बिजनेस इन द मार्केट डिक्लाइंस, इट डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ अ गिवन commodity। Clear? Everyone will quickly take a screenshot of this one. Done? तो सेकेंड क्या हो जाएगा मेरे पास, समझ आया स्टूडेंट्स? ओके। Change in stock. When the price of an item rises, sellers are eager to supply additional things from their stock. However, the producers do not release significant amount from their stock at a significantly cheaper price. They work on building up their inventory in anticipation of potential price increases in future. तो यहाँ पे क्या बात आ रहा है, स्टॉक का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टॉक रहता है हमारे पास वो प्रॉफिट नहीं है या वो रेवेन्यू नहीं है, ये तो मेरा स्टॉक है। इस स्टॉक में से कितना पोर्शन में जो सेल के लिए कर रही हूँ वो मेरा सप्लाई हो जाता है ना। इस स्टॉक में से कितना पोर्शन में सामान बेचने के लिए जो रेडी हूँ, है ना, इट इज फॉर सेल, वो क्या हो जाता है, मेरा सप्लाई हो जाता है। क्लियर? तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर प्राइस का जो है सप्लाई, जो अगर हम बात करते हैं प्राइस ऑफ एन आइटम राइसेस, सेलर्स आर ईगर टू सप्लाई एडिशनल थिंग्स फ्रॉम देयर स्टॉक, तो हम कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना बिक जाए, है ना। अगर हमें लग रहा है कि मैंने 50 का ही सप्लाई रखा था
है ना। जैसे कि हम सैनिटाइजर्स की बात करें, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि 50 सैनिटाइजर्स यूजली हम रख देते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो परचेज करते नहीं थे, तो कुछ हाई फाई लोग हैं वही खरीद रहे हैं, तो आपने रख दिया। सडनली क्या हुआ, सब मांगने लगे, तो क्या हो गया था, आपके पास जो स्टॉक में 150 रखे थे आपने वो भी बेच दिए। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि प्राइस मेरा बढ़ गया है। सो चेंज इन स्टॉक भी एक रीज़न है। इसलिए क्यों? बिकॉज जब मैं सप्लाई, मेरा इतना ही है, सप्लाई मैंने 50 रुपये का ही रखा था, लेकिन स्टॉक तो मेरे पास 100 का था ना, और एडिशनल मेरे पास 100 रखे थे, तो जब मैंने वो भी रख दिए तो 150 हो गया। तो मेरा क्या होता है, अगर मेरा यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया, है ना, सप्लाई मेरा यहाँ पे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? बिकॉज लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी, प्राइसेस देने को वो रेडी थे जितना वो मांग रहे थे, दैट इज़ वाई जब मेरा प्राइस बढ़ा, मुझे लगा मार्केट मेरे पास है, तो मैंने अपने स्टॉक में चेंजेस किया, स्टॉक को कम करके उसको सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी मेरा प्राइस होता है, बढ़ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, स्टॉक को कम कर देते हैं। वहीं पर यार समझो, अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है, मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट हो सकता है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक में से सामान को कम करने लगते हैं। समझना मैं क्या बोल रही हूँ। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि प्राइसेस अब कम हो गए हैं, अब कोई इतना सैनिटाइजर नहीं खरीद रहा, प्रॉफिट मार्जिन मेरा कम हो गया है, तो मैंने क्या किया, अपने स्टॉक में चीज़ों को ऐड कर दिया। मतलब मैंने बचाना शुरू कर दिया कि जब आगे कभी प्राइस बढ़ेगा ना, तब मैं उसको बेच दूंगी फिर से। तो मतलब क्या होता है, बेसिकली ये भी स्टॉक मार्केट जैसे ही काम कर रहा है हमारे लिए। तो सिंपल फंडा ये है कि स्टॉक का मतलब आपका एक इन्वेंट्री टाइप का, आप मान के चलो कि आपने कितना सामान साइड रखा है फॉर फ्यूचर यूज। तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, मार्केट में इसकी डिमांड चल रही है, सब लोग प्राइस इसका हाई पे करने को रेडी है, तो मैं ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। एडिशनल सप्लाई कहाँ से मिलेगा, मुझे स्टॉक से ही मिलेगा, इसलिए हम उसको चेंज इन स्टॉक बोल रहे हैं। वहीं पर मुझे लग रहा है कि नहीं यार अभी सामान ज़्यादा बिक नहीं रहा, तो हम जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आपने स्वेटर्स खूब बनाए, खूब बेचे, लेकिन फिर अब लग रहा है कि आपको इसको खरीद नहीं रहा, तो आपने रख दिया कि अगले साल बेचेंगे, है ना। तो आपने इसको संभाल के क्यों रखा, बिकॉज आप उसको नेक्स्ट ईयर फिर से सेल में उतारोगे। सो दैट इज वाई यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो अभी के लिए आप इन्वेंट्री चीजें ऐड कर देते हो, ताकि जब फिर से प्राइस बढ़ेगा मैं उसको फिर बेच दूंगी। तो याद रखना, सेलर का एक ही काम है कि जब प्राइस बढ़ेगा तभी मुझे सामान बेचना है। तो अगर मुझे लग रहा है कि अभी इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ सकता, ये बहुत अच्छा समय है, तो मैं इन्वेंट्री से और सामान लेकर आ जाऊंगी। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, कम मुझे प्राइस मिल रहा है, तो मेरे पास जितना सामान है मैं कोशिश करूंगी उसको इन्वेंट्री के लिए स्टॉक करके रख लूँ, कि बाद में कभी फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तब मैं उसको यूटिलाइज कर लूँगी। क्लियर? इसका जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। डन? पक्का? Now, what are the exceptions of the law of demand? Sorry, law of supply. Exceptions are always there. हम बोलते हैं ना, कितना भी कुछ कर लें लेकिन exceptions रहते हैं। कुछ हमारे पास रेयर केसेस होते हैं जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता, सब कुछ उल्टा हो जाता है। सो जनरली द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है हमारे पास, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये याद आपको रखना है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। जब हम बोल रहे हैं द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड, शोइंग दैट विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाई ऑल्सो राइजेस। तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, भाई प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा दो, सिंपल सा फंडा है। लेकिन however there may be some cases जहाँ पे ये उल्टा हो जाए कि प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी हम ज़्यादा सप्लाई ना बढ़ाएं। ये कब कब होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, जो आपको है ना एक्सपेक्टेशन की अभी तो कुछ नहीं हो रहा भाई, बाद में पढ़ लेंगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, जो आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना बेटा गलत है। अभी से मेहनत करोगे तब जाके आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, फिर भी आ सकता है, लेकिन अगर हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हमारा कोई घाटा नहीं है इसमें। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की जब मैं बात करती हूँ, द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट वैलिड इफ सेलर एक्सपेक्ट अ फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर। अगर मुझे पता है कि हाँ अभी मेरा प्राइस ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा, 50 का ही मिल रहा है, लेकिन बाद में जाके भाई ये तो और 10 रुपये का हो जाएगा, तो मेरा तो और 40 का नुकसान हो जाएगा, तो इवन इफ मेरा प्राइस गिर रहा है मैं उसको बेच दूंगी टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज मुझे लग रहा है कि और भी प्राइस गिर सकता है ना। तो जस्ट बिकॉज टू बी ऑन सेफर साइड मैं क्या करूँगी, उसको थोड़ा कम दाम में भी बेचने को रेडी हो जाऊँगी। ठीक है, भले ही कम प्रॉफिट आए लेकिन लॉस से तो बेटर ही है। ठीक है, so the seller will be willing to sell more in this situation even at a cheaper rate. However, if the seller expect a rise in future price, they will reduce supply to deliver the item later at a higher price. लेकिन उन्हें लग रहा है कि नहीं यार अभी नहीं, बाद में इसका प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक करके रख लेगा और बाद में उसको बेच देगा,
है ना, कि उसको लग रहा है कि भले अभी प्राइस 100 से बढ़ गया, 200 बढ़ गया, लेकिन उन्हें पता है कि भाई ये 800 तक भी जाएगा, तो बचा के रख रहे हैं कि जब 800 में जाएगा ना तब इसको बेचेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल ऑफ सप्लाई, बिकॉज आपको पता है कि एग्रीकल्चर गुड्स एक नॉर्मल गुड्स से डिफरेंट रहते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि भाई ऐसा नहीं कि 5-6 साल तक कोई चीज़ चल जाए, इसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, डिफरेंट क्रॉप्स हैं, डिफरेंट फूड ग्रेन्स हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ स्पैन है, उनकी कंडीशंस, उनकी क्वालिटी देखनी पड़ती है, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर गुड्स को सप्लाई के लॉ में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अंडरलाइन करनी है, मार्क करनी है, इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। That agriculture goods are exempted from the law of supply. Are exempted from the law of supply. Clear? समझ आया कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसमें एग्रीकल्चर गुड्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, एज दे आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिकल कंडीशंस। If the production of agriculture good is low because of unexpected weather चेंजेस, सप्लाई कैन नॉट बी एक्सपैंडेड इवन एट हायर प्राइसेस, है ना। तो एग्रीकल्चर गुड्स में ऐसा तो नहीं है कि अभी बस सीड डाला कल तक उग के आ जाएगा, भाई टाइम लगता है ना। तो एकदम से आप उसकी डिमांड ही बढ़ा दोगे तो एकदम से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, आपको वेट करना ही पड़ेगा जितना एक क्रॉप को ग्रो होने में लगता है, इसलिए हम एग्रीकल्चर गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ आया कि इतना सबको? सभी जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्विकली, बोथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्लस हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हमने बात करी है। समझ आया स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? ओके। ना पेरिशेबल गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिशेबिलिटी? पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज जल्दी खराब हो सकती है, जो जल्दी खराब हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिशेबल गुड्स। जैसे कि जो मिल्क है, दही है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं रहता है ना, कि आप उनको 15 दिन बाद दूध यूज़ कर लो, नहीं भाई, वो 2 दिन के अंदर खत्म करने को बोलते हैं। क्यों? बिकॉज पेरिशेबल इन नेचर है। सो सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर मोर पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अदर फूड्स इवन इफ द प्राइसेस आर ड्रॉपिंग। क्योंकि हमें पता है कि भाई ये हमारे काम तो नहीं आएगा, अगर ये खराब हो गया, अगर जो फल है मेरे खराब हो गए, उनको मैं बचा के भी क्या रखूंगी? मैं इनको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए तो नहीं रख सकती ना कि अभी कम में बिक रहे, रहने दो, हम इसको 2 महीने बाद डबल प्राइस से बेचेंगे। पॉसिबल है क्या? नहीं, वो तो फ्रूट्स हैं, वो तो खराब हो जाएंगे। तो आपने देखा है जब मंडी क्लोज होने वाली होती है तो भाई सस्ते में भी वो दे देते हैं सामान। क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि खराब होने से अच्छा सबसे पहले इसको हम निकाल दें। सो दैट इज, उस केस में हमारा ये काम नहीं करेगा। सो सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर मोर पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है? बिकॉज हम उस चीज़ को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकते, तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता ही नहीं कि उसको बचा के रखें कि जब प्राइस बढ़ जाएगा हम उसको बेच देंगे। हम क्या करेंगे फिर? जितने प्राइस में वो बिक रहा है उसमें बेच देंगे, बिकॉज उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो फालतू में चीज़ें खराब हो, इससे अच्छा है कि हम उसके स्टॉक को निकाल दें। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? समथिंग एंटीक्स हो गया, जो आपको पता है ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं। Suppose the law of supply does not apply to precious, rare or artistic items. For example, even if the price increases, the number of rare items cannot increase. है ना, क्योंकि कोई स्पेशल पेंटिंग है, वो स्पेशल पेंटिंग ही है ना, उसको हम बार बार तो ऐसा नहीं कि बना दें, उसका डुप्लीकेट कर दें, वो स्पेशल केस है ना। तो अगर वो बिक गया, उसका प्राइस उतने में सेट हो गया, तो हम उसको बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते मैं 3 साल बाद उसको बेचूंगी, बिकॉज ये रेयर आइटम है, हम इसका सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते, तो ये जिस प्राइस पे जाएगा हमें बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? बैकवर्ड कंट्रीज। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज स्टूडेंट्स? कि ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, आउटपुट एंड सप्लाई कैन नॉट बी एनहांस इन इकोनॉमिकल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। बिकॉज उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो एकदम से वो सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते। तो एकदम जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाए वाला फंडा यहाँ पे चल नहीं पाता, बिकॉज दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। क्लियर? सो ड्यू टू द स्केर्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी? स्केर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? रिसोर्सेज की, इकोनॉमिक्स में। तो अगर मेरे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? बैकवर्ड कंट्रीज के पास इतना ऑप्शन नहीं रहता है। क्लियर? सो एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। डन? ओके। तो
तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, उसके अजम्पशंस क्या हैं, साथ में उनके एक्सेप्शंस क्या है। सो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट CBSE की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। CBSE के अलावा वी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड साथ ही में स्टूडेंट्स उसके अलावा आपको वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रैश कोर्सेज भी मिल जाते हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपके हाफ ईयरलीज रहते हैं, फिर मेन एग्जामिनेशंस रहते हैं, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रख के आपका पूरा करिकुलम और सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमें आपको बिल्कुल फॉलो करना है, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी, चाहे वो मेरा फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, अच्छे से पढ़ाई करना है, रेगुलर रहना है, ताकि आपको इकोनॉमिक्स में स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो पाए। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।